हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने 11वीं और 12वीं कक्षा दोनों का कूटस चैप्टर से हिंदी का लाइनिंग लाया हूं। दोनों क्लासेस में कूटस से हिंदी का लाइनिंग आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। देखिए, लाइनिंग क्वेश्चंस अलग होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस अलग होता है। तो पहला लाइनिंग जो मैं लाया हूँ, बेहाया है क्या या फिर मस्त मौला। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहाया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती है। यदि इस लाइनिंग को दे दे तो आप लोग किस तरह एग्जाम में लिखिएगा, पहले लिखना स्टार्ट कीजिएगा। व्याख्या में प्रस्तुत वाक्य में हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कूटज की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कूटज को बेहाया और मस्त मौला कहा है। द्विवेदी जी कहते हैं कि कूटज का पौधा ऐसी विषम परिस्थितियों में उगता है जहां भयंकर गर्मी रहती है, और कूटज का पौधा क्या है, पाषाण या पत्थर की छाती को चीरकर भी जमीन की अत्यंत गहराई से पानी का अवशोषण करता है। कूटज का पौधा ऐसे स्थान पर उगता है जहां पर धूप तक सूख जाती है। कूटज का पौधा विषम परिस्थितियों में उगता है, इसलिए द्विवेदी जी उसको क्या है, बेहाया कहते हैं। फिर अगला है मस्त मौला। कूटज को द्विवेदी जी मस्त मौला क्यों कहते हैं क्योंकि कूटज का पौधा गर्मी की भयंकर मार खा खाकर भूख प्यास की चोट सहकर भी जीते, न केवल जीते बल्कि हंसते भी रहते। इसलिए द्विवेदी जी क्या है, कूटज के पौधे को मस्त मौला कह रहा है। कूटज का पौधा जो है ऐसी विषम परिस्थितियों में उगता है जहां पर पौधों के उगने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी कूटज का पौधा क्या है, हमेशा फूलों से लदा रहता है, हंसता रहता है। इसलिए द्विवेदी जी कूटज को मस्त मौला कहते हैं। आगे कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहाया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती है। इस वाक्य के माध्यम से द्विवेदी जी समाज के उन लोगों को संकेत कर रहे हैं कि जो लोग क्या है, ऊपर से क्या है, बेहाया देखते हैं, लेकिन समाज में उनका मान प्रतिष्ठा ज़्यादा रहता है और समाज के लोग उनसे प्रभावित भी रहते हैं। कूटज भी क्या है, ऊपर से बेहाया प्रतीत होता है किंतु उनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है, पत्थर की छाती के बहुत नीचे से पानी का अवशोषण करती है। रूप बेनिंग है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य अथवा नाम बड़ा है या रूप अथवा नाम इसलिए बड़ा नहीं है क्योंकि वह नाम है, वो इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। अथवा मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समिष्ट मानो कि चित गंगा में स्नात मन स्नान किए हुए। तो इसमें से कोई भी लाइनिंग आएगा सबका आंसर एक ही होगा। तो प्रस्तुत वाक्य में हिंदी साहित्य के महान दिग्गजकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाम और रूप की तुलना करते हुए नाम को बड़ा माने हैं। द्विवेदी जी के अनुसार नाम इसलिए बड़ा है क्योंकि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली, अर्थात नाम के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति को जानते हैं। रूप क्या है, व्यक्ति सत्य है, रूप से हम व्यक्ति को पहचानते हैं। रूप क्या है, हमेशा बदलते रहता है। जैसे यदि आपका रूप अभी कुछ और है तो बच्चा में कुछ और होगा, बुढ़ापा में कुछ और होगा। द्विवेदी जी नाम और रूप की तुलना करते हुए नाम को बड़ा माने हैं क्योंकि नाम को क्या है, समाज द्वारा स्वीकृति मिली है। नाम से ही क्या है, हम लोगों को पहचानते हैं। द्विवेदी जी के यह वाक्य उस समय कहते हैं जब वो कूटज के पौधे का नाम उन्हें याद नहीं आता है। नेक्स्ट लाइनिंग है, पर इज्जत तो नसीब की बात है, अथवा एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया और दूसरे ने फेंक दिया। तो कौन सा बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, अकबर ने, कौन सा ने फेंक दिया, तो जहांगीर ने। अथवा लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है, रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। उसके बाद दरिया दिल आदमी था, पाया सो लुटाया। किसके बारे में कहा गया है, रहीम के बारे में कहा गया है। तो देखिए, अगर ये लाइनिंग आ जाए इसमें से सभी का आंसर एक ही होगा। अगर ये लाइनिंग आ जाए तो आप लोग पहले संदर्भ लिखिएगा, फिर प्रसंग लिखिएगा। यहाँ पर द्विवेदी जी ने कूटज के माध्यम से कहे हैं कि इज्जत तो नसीब की बात होती है। प्रस्तुत वाक्य के माध्यम से लेखक द्विवेदी जी कूटज वृक्ष के बारे में बोल रहे हैं कि
कूटज पौधा को जितनी इज्जत मिलनी चाहिए उतनी इज्जत नहीं मिली है। इसके साथ ही साथ द्विवेदी जी यह भी कह रहे हैं कि इज्जत तो नसीब की बात है। उन्होंने अपने इस कथन के लिए कवि रहीम का उदाहरण दिया है। कवि रहीम को अकबर बादशाह ने बहुत ही मान सम्मान के साथ इज्जत दिया और अपने दरबार के 9 रत्नों में से एक रखा था, लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद उसी का पुत्र जहांगीर ने क्या कहता है, कवि रहीम को राज दरबार से निकाल देता है और कवि रहीम जीवन के अंतिम दिनों में खाने के लिए मोहताज हो जाते। पहले का नियम था कि यदि बादशाह किसी को निकाल दे तो कोई भी उसको खाना पीने को कुछ नहीं देता था, ना ही रहने के लिए आश्रय देता था। उसका देखिए इसी में एक लाइनिंग है, दरिया दिल आदमी था पाया सो लुटाया। दरिया दिल आदमी किसे कहा गया है? रहीम दास जी क्या थे? महान कवि थे और वे अपनी कविता से लोगों को बहुत सी शिक्षा दिए। इसके साथ ही साथ जब वो संपन्न व्यक्ति थे तो उसके दरबार से कोई भी गरीब आदमी खाली हाथ नहीं आता था, वो गरीबों की मदद बहुत करते थे। उसके बाद अगला लाइनिंग है, धन्य हो कूटज तुम गाढ़े के साथी हो, अथवा जो कालिदास के काम आया हो उसे इज्जत तो मिलनी चाहिए। मैं सिर्फ व्याख्या ही बोल रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अगला लाइनिंग है, धन हो कूटज तुम गाढ़े के साथी हो, अथवा जो कालिदास के काम आया हो उसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। तो प्रस्तुत वाक्य में हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार द्विवेदी जी कह रहे हैं कि कूटज क्या है? गाढ़े ही अर्थात बुरे वक्त का साथी है। जब कालिदास जी रामगिरी पहुँचे होंगे तो उस समय उन्हें कूटज के अलावा कोई दूसरा फूल नहीं मिला होगा। ऐसी स्थिति में यश को मेघ की अर्चना के लिए कूटज फूल की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कूटज का पौधा क्या है? बुरे वक्त का साथी है। जब कालिदास जी की रचना में यश रामगिरी पर्वत पर पहुंचा होगा तो उसको कूटज के फूल ही मिले होंगे और कोई दूसरा फूल नहीं मिला होगा, क्योंकि कूटज का पौधा जहाँ उगता है उस स्थान पर कूटज के अलावा और भी कोई दूसरा पौधा नहीं उग पाता है। तो उस समय यश को बादलों की अर्चना करने के लिए कूटज के फूल ही मिले होंगे। यश क्या है? बादलों के माध्यम से अपनी प्रेमिका को संदेश भेज रहा था। तो मैंने कूटज को यहाँ पर गाढ़े का साथी बताया गया, बुरे वक्त का साथी बताया गया। जब पूजा करने के लिए कोई भी फूल नहीं मिला था तो उस समय कूटज के फूल ही मिला था। अगला है, सुख और दुख तो मन के विकल्प है, अथवा सुखी वह है जिसका मन बस में, दुखी वह है जिसका मन परवश में। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चटकुरिता और जी हजूरी करना। प्रस्तुत वाक्य में हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार द्विवेदी जी कह रहे, सुख और दुख जीवन का भाग है, बिना सुख दुख के जीवन नहीं चलता। तो हमें अपने मन को सुख दुख में अपने बस में करना चाहिए। हमें अपने मन को कूटज की भांति बनाना चाहिए। कूटज का पौधा दुख में भी सुख महसूस करता है और खुशी और शान से जीता है। द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि जिसका मन अपने बस में है वो सुखी है और जिसका मन अपने बस में नहीं है वो दुखी है। सुख और दुख तो मन के विकल्प है, हम इनमें से चाहे तो जिसे चुने। यदि हम अपने जीवन में सुख को चुनना चाहते हैं तो हमें कूटज की तरह अपने मन को बस में करना होगा। अगला लाइनिंग इसी से रिलेटेड है, कूटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वो बसी है, वो बैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। कूटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनसवी मित्र तुम धन हो। लेखक द्विवेदी जी के अनुसार क्या है? सुख और दुख तो एक ही सिक्के के पहलू है। जीवन में सुख दुख आते, जिसका मन अपने बस में है वो क्या है? सुखी है। जिसका मन दूसरे के बस में वो दुखी है। दूसरे के बस में रहने वाला क्या है? रहने वाले को खुशामद करनी पड़ती है, जी हजूरी करनी पड़ती है। जिसका मन अपने बस में नहीं है वो अपने मन की कमजोरी को छिपाने के लिए झूठा दिखावा करते हैं, दूसरे को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। लेकिन कूटज इन सब
दिखाओ से दूर है। माने कूटज का मन क्या अपने बस में, इसलिए वो क्या है, किसी की जी हजूरी, चापलूसी, खुशामत नहीं करता है। कूटज को द्विवेदी जी इसीलिए बसी भी कहें और उसको बैरागी भी कहें, क्योंकि वो राजा जनक की भांति क्या इस संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। कूटज क्या है, अपने मन पर सवारी करता है। कूटज अपने मन को अपने बस में रखता है, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता है। नेक्स्ट लाइनिंग है, दुरंत जीवन शक्ति है कठिन उपदेश। कूटज का पौधा क्या है, भयंकर गर्मी की मार सहकर भी विषम परिस्थितियों में उगता है, और उगता ही नहीं बल्कि पल्वित, पुष्पित एवं विकसित होता है तथा हमेशा फूलों से लदा रहता है। कूटज का पौधा हमें यह संदेश देता है कि हमें विषम परिस्थितियों में भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, शान से जीना चाहिए। अगला है संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं संस्कृत भाषा में अनेक वैसे शब्द है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक या आग्नेय परिवार के हैं। कमल, कुड़मल, कंबू, कंबल, तांबुल कुछ ऐसे ही शब्द है। अन्य कई दूसरी भाषाओं के शब्द को भी संस्कृत ने वैसा बना लिया है मानो वे संस्कृत की ही है। अपनी इसी गुण के कारण संस्कृत को सर्वग्रासी भाषा कहा गया है। यह जरूरी नहीं है कि इसमें जो लाइनिंग बताया गया है उसी में से एग्जाम में से आएगा। आप किताब को अच्छा से पढ़िए, कूटज चैप्टर को अच्छा से समझिए, तभी जाकर आप एग्जाम में लिख पाइएगा। कूटज के ऊपर मैं एक वीडियो समझाया हूँ, यदि आप लोग ढूंढ पाइएगा तो ढूंढ लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद कूटज से कोई भी लाइनिंग आपका गलत नहीं होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।